नाट्य तरंग। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं नाटक अकेला गुलमोहर का पहला भाग। इसके लेखक और प्रस्तुतकर्ता मुमताज शकीब। तो आइए सुनते हैं नाटक अकेला गुलमोहर। क्यों? अब तो मलिका आलिया ने खुद मुलाहिजा फरमा लिया होगा कि आला उसूलों की दुहाई देने वाले आपके वालिद मोहतरम घुड़दौड़ के इस मैदान में खुद मौजूद हैं। ओह नासिर, देख लीजिए, यहाँ लोग बाजी जीतने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा नासिर कि वो यहाँ। मेरा सर फटा जा रहा है। लगता है मलिका आलिया तखलिया चाहती हैं ताकि अपने उन्हीं किस्से कहानियों के दकियानूसी किरदारों में खो जाएं जो तवारीख की पुरानी किताबों में दफन हैं। हाँ, तुम ठीक कहते हो। मैं अपनी उन्हीं नीम तारीखी कहानियों के किरदारों में गुम हूँ जो तारीख की चौखट पर खड़े रहकर आज के आदमी से अपनी आदत और फितरत का तबादला कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि मलिका आलिया अब कल के शाही जमाने के किरदारों को भूलकर आज के पेचीदा समाज के नकाबपोश लोगों पर कहानियां लिखें तो ज्यादा बेहतर होगा। किरदार चाहे शाही जमाने के हो नासिर या आज के अवामी दौर के, फितरतें सबकी यकसा और यकता हैं। आप चूंकि हिस्ट्री की लेक्चरर भी हैं, इसीलिए अपनी कहानियां लिखते वक्त वही शाही जमाने और उसके तंग दायरों में महदूद तवारीखी किरदारों की बातें कुछ ज्यादा ही करती हैं। तारीख अपने आप को दोहराती है नासिर। जो कल गुजरा है वही आज का जमाना और आदमी दोहरा रहा है। हो सकता है। हो सकता नहीं, हो रहा है। चंगेज अगर कल जिंदा था तो वो आज भी किसी न किसी जालिम आदमी की शक्ल में जिंदा है। हमारे यहाँ कल भी गद्दार थे और आज भी उन जैसे लोग वतन के दुश्मनों से साजबाज कर रहे हैं। इसका मतलब तो ये हुआ हुमा कि तुम्हें इस वक्त भी इस रेस के मैदान में ऐसे गद्दार नजर आ रहे हैं जो अपने फायदे के लिए अपने मुल्क और उसके आवाम की सुख चैन का सौदा कर सकते हैं। मैं जानती हूँ नासिर, इस वक्त तुम मेरे पापा पर मार्क कस रहे हो। हाँ, वही जो कल तक एक इंसाफ पसंद अखबार जहांगीर के बाउसूल एडिटर थे और आज। मैं कहती हूँ चुप हो जाओ और मुझे ज्यादा टीज मत करो। ओ हुमा, न जाने तुम इस बेस दुनिया में हर बात को इतनी शिद्दत से महसूस करके इतने गम क्यों पाल रही हो? मेरा सर घूम रहा है नासिर। अब इसी तरह के मुतवातिर सोच से तुमने ये ब्लड प्रेशर का मर्ज भी पाल लिया है। न जाने ये रेस कब खत्म होगी। ये रेस अब कभी खत्म नहीं होगी हुमा। सारी दुनिया रेस का मैदान हो गई है। हम सब घोड़े हैं जो एक दूसरे को रौंद कर आगे निकल जाना चाहते हैं। ठीक है जहांगीर के चीफ एडिटर साहब, आप यहाँ सहाफत झाड़िए, मैं जा रही हूँ। अरे तुम तो नाराज हो गई। हुमा सुनो, मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे साथ। सुनो तो। ए मिस्टर, चलिए जरूर, लेकिन जरा देख कर। सॉरी जेंटलमैन। कौन? जहांगीर का चीफ एडिटर नासिर कमाल? क्यों, आपको मेरे यहाँ होने पर कोई एतराज है क्या? एतराज तो हमने उस वक्त भी नहीं किया था मिस्टर नासिर जब आपने अखबार जहांगीर के एडिटर यानी कि हमारे चचा जान की कुर्सी हथियाई थी। देखिए शमशेर साहब, वो कुर्सी मुझे मेरी काबिलियत और ईमानदारी की बदौलत पेश की गई है। अब तुम चलते हो या इसी तरह बहस किए जाओगे? ओह, तो आप भी इनके साथ हैं? तुम और पापा जब ऐसी जगह दो बदनाम सरमाएदारों के साथ यहाँ हो सकते हैं तो मेरे यहाँ नासिर के साथ होने से आपको क्या इतराज है? देखो, मेरा मतलब है कि तुम अभी तक उसी आदमी के साथ हो जिसने तुम्हारे पापा की एडिटरी को हत्या लिया, जिसको कि तुम्हारे पापा ने अपने खून से परवान चढ़ाया था। देखिए मिस्टर शमशेर, ये जिम्मेदारी खुद मुझे अखबार जहांगीर के एडिटर हयात अजीम ने सौंपी है
اور یہ بات خود ہما جی بھی اچھی طرح سے جانتی ہیں. لیکن شاید ہما کو تم نے یہ نہیں بتایا مسٹر ناصر کہ آپ ہی کو حیات عظیم نے یہ پوسٹ کیوں آفر کی؟ اس لیے کہ تم اور تمہارے چچا اس اخبار کو امن اور انصاف کے گلے پر چھری کی طرح چلا رہے تھے. چند سرمایہ داروں کے اشاروں پر غریبوں کا حق مار رہے سن تھے. رہی ہو ہما یہ آدمی تمہارے پاپا پر کتنے اوچھے حملے کر رہا ہے؟ سن رہی ہوں اور دیکھ بھی رہی ہوں کہ آپ لوگ اس ریس کے میدان میں آ کر انسانیت کے قاتلوں سے ساز باز کر رہے ہیں. اچھا، اگر یہی بات ہے تو ذرا اپنے دوست ناصر سے یہ بھی پوچھو ہما کہ اس کا آقا حیات عظیم آج کل کون سا نیک کام انجام دے رہا ہے؟ شمشیر صاحب، وہ آدمی تو صرف تم جیسے لوگوں کے چہروں سے نقاب ہٹا کر معصوم جنتا کو تمہارے اصلی چہرے دکھانا چاہتا ہے. اوہ آئی سی، یہ تو وقت ہی بتائے گا مسٹر ناصر. فی الحال تم اپنے مالک حیات عظیم سے کہہ دینا کہ وہ اپنی دولت کے بلبوتے پر اس شہر کے میئر بننے کا خواب چھوڑ دیں. اچھے خواب تمہارے علاوہ ہر شریف انسان دیکھ سکتا ہے شمشیر صاحب. ٹھیک ہے، آپ لوگ بحث کیجیے، میں جا رہی ہوں. ارے ٹھہرو ہما، ٹھہرو، میں بھی چل رہا ہوں تمہارے ساتھ. ہما ہما ہما، میں بھی چلتا ہوں تمہارے ساتھ. دیکھ لوں گا کم ظرف ایک تیر سے دو شکار کر رہا ہے. بہت خوب، بہت خوب. یعنی کہ تم یہاں کھڑے چھک مار رہے ہو اور میں تمہارا وہاں انتظار کر رہا ہوں. اچھا ہوا آپ یہاں آ گئے چچا جانی. وہ دیکھیے. کیا عرفان سیٹھ اور بلراج آتور آ گئے؟ جی نہیں، وہ میرا مطلب ہے وہ دونوں تو اپنے وعدے کے مطابق ابھی تک نہیں پہنچے ہیں. یہاں نہیں پہنچے تو پھر کہاں گئے یہ دونوں؟ ان دونوں کے مل مزدوروں نے ہڑتال کر دی ہے چچا جان، اسی لیے آپ کو انہوں نے چیمبر ہاؤس پہنچنے کا میسج بھجوایا ہے. اس کا مطلب ہے یہ دونوں سیٹھ کے بچے اب ہمیں فائنینس نہیں کریں گے. فائنینس کیوں نہیں کریں گے؟ سیٹھ عرفان اور بلراج آتور خود حیات عظیم کو نیچا دکھانے پر تلے ہوئے ہیں اور اس میئر کا عہدہ پانے کے لیے اپنی دولت کو پانی کی طرف بہانے کو تیار ہیں. تو پھر چلو ہم ان سے آج آخری بار مل کر فیصلہ کر لیتے ہیں. جی ہاں چلیے چچا جان، آج یہ فیصلہ ہو ہی جانا چاہیے. مگر مگر کیا؟ وہ میرا مطلب ہے وہ ہما یہاں بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ جی وہ ابھی یہاں اس ناصر کے بچے کے ساتھ تھی اور ابھی اسی کے ساتھ گئی ہے. کیا بک رہے ہو؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں چچا جان، یقین کیجیے میری بات. لیکن تم کیسے بیوقوف ہو جو اپنی منگیتر کو اس بیہودے آدمی کے ساتھ جاتا ہوا دیکھ کر بھی چپ رہے؟ میں اس کمینے کا سر توڑ دوں گا چچا جان. اور میں اس کمینے ناصر اور اس کے مالک حیات عظیم دونوں کا سر کچل دوں گا. آؤ میرے ساتھ. چلیے چلو آج دیکھ لیتے اس کمینے کو میں نہیں چھوڑوں گا. آج پاپا، کیا آپ نے مجھے بلایا؟ ہاں، بیٹھ جاؤ. لیکن اس وقت اتنی رات گئے، لگتا ہے باہر بہت تیز طوفان ہے. اس سے کہیں زیادہ سرکش طوفان میرے اندر اٹھ رہا ہے. پاپا میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی. جانتی ہو تم ایک بڑے کالج کی ذمہ دار لیکچرر ہو اور اپنے اسٹوڈنٹس کو ہسٹری پڑھاتی ہو. جی ہاں. تو پھر ایک فرض شناس لیکچرر کی حیثیت سے بتاؤ ہما، کیا تم اپنا یہ فرض بخوبی نبھا رہی ہو؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی پاپا؟ میں پوچھتا ہوں کیا ایک لیکچرر اپنے اسٹوڈنٹس کو لیکچر ہی دیتا ہے؟ ان کے سامنے اپنے آئیڈیل کیریکٹر کی مثال پیش کر کے وہ انہیں صاف ستھرا کردار بنانے کی ترغیب نہیں دیتا؟ بے شک ایک اچھے استاد کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ انہیں تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ ان کے کردار کی تعمیر بھی کرے. تم جانتی ہو میں نے تمہیں اعلیٰ تعلیم دلانے کے ساتھ ساتھ اپنی آبائی تہذیب سے بغاوت کرنے کی اجازت کبھی نہیں دی. اسی لیے تو پوچھ رہی ہوں پاپا کہ کیا میں نے کوئی غلط قدم اٹھایا ہے؟ ہاں، تم نے ایک غلط آدمی سے میل جول بڑھا کر ہماری عزت پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی ہے، جبکہ تم جانتی ہو کہ تم اپنے چچا زاد بھائی شمشیر سے منسوب ہو. پاپا میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ شمشیر سے میرے خیالات اور مزاج. اس کا مطلب ہے تمہارے باپ کے جانے دشمن ناصر سے تمہارا مزاج ملتا ہے. وہ ایک بے باک، سیدھا سچا اور با اصول جرنلسٹ ہے، اور وہ انہی اصولوں سے آج تمہارے باپ کا گلا کاٹ رہا ہے. لیکن پاپا
नासिर तो आपका एहतराम करता है, जबकि आप... वो आज जो कुछ मेरे खिलाफ कर रहा है उसे मैं अच्छी तरह जानता हूं, और जो कुछ तुम्हें करना है उसके बारे में कान खोलकर सुन लो। तुम मुझसे फिर कभी नहीं मिलोगी। पापा, मैं जो कह रहा हूं उसे गौर से सुन लो। मोहब्बत और फर्ज दो अलग अलग रास्ते हैं, और शरीफ खानदान के लोग गुमराह करने वाली मोहब्बत को नहीं, फर्ज को तरजीह देते हैं। इसलिए बदनामी के इस रास्ते को छोड़ दो जिस पर तुम आंखें बंद करके चल रही हो। ये आप क्या कह रहे हैं? यही कि तुम्हें नासिर का ख्याल छोड़ना होगा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये मेरी आखिरी वार्निंग है। पापा, लगता है फर्रो आज बारिश रुकेगी नहीं। बारिश रुके या ना रुके नासिर साहब, हुमा भी आज घर पर नहीं रुकेगी। वो इस तेज बारिश में भी आपके इस दफ्तर में आकर रहेगी। ये लीजिए, मैंने आपके इवनिंग एडिशन का एडिटोरियल टाइप कर दिया है। ओह गुड, ये अच्छा किया तुमने। अच्छा ये बताओ, क्या हुमा ने यहाँ आने के लिए टेलीफोन किया था? नहीं तो, हुमा ने खुद मुझसे यहाँ आने के लिए कहा था। उसके पापा घर पे मौजूद थे? उन्हें आजकल घर में चैन कहाँ। तो क्या उन्होंने हुमा पर मुझसे मिलने की पाबंदी लगा दी है? देखिए नासिर साहब, मैं हुमा के पापा की प्राइवेट सेक्रेटरी थी। हुमा के पापा की जगह अब मैं काम कर रहा हूँ, इसलिए अब तुम मेरी प्राइवेट सेक्रेटरी हो। मैं जानती हूँ कि अखबार जहांगीर के चीफ एडिटर ताबिश चुगताई की कुर्सी पर अब नासिर कमाल ने कब्जा जमा लिया है। देखो फर्रो, तुम इस अखबार के मालिक हयात अजीम साहब को अच्छी तरह से जानती हो। वो जितने बड़े दौलतमंद हैं उससे कहीं ज्यादा अजीम इंसान है, और ये अखबार उन्होंने समाजी और सियासी नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाने, पसमानदा मजलूम तबके को इंसाफ दिलाने और गरीब मजदूरों की नुमाइंदगी के लिए जारी किया था। अच्छा, जिसके असल मकसद को फोत करके ताबिश चुगताई साहब उसे महज अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने लगे थे। वो तो ठीक है जनाब, लेकिन अब आलम पनाह से गुजारिश है कि आली जहां इन समोसों के साथ भी इंसाफ फरमाए जो बहुत देर से यहाँ मेज पर पड़े हमारा मुंह तक रहे हैं। अरे ये तो मैं भूल ही गया था। लो, और तुम भी तो लो। कुछ भी सही फर्रो, तुम जितनी खूबसूरत हो उतनी ही दिलचस्प और खुशमिजाज भी। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम जैसी लड़की यहाँ मेरे हर काम में बराबर की शरीक रहे। आपका मतलब है मैं आपकी सिर्फ शरीके कार हूँ, शरीके हयात नहीं? तुम भी गजब की विटी हो फर्रो, मजाक करते हो। आप तो मुझे सिर्फ गजब की विटी कह रहे हैं, जबकि मैं तो कमाल की विटी होना चाहती हूँ। ओह गॉड, तुम तो कभी कभी ऐसा मजाक कर जाती हो फर्रो कि मैं एकदम ठिठक जाता हूँ कि कहीं तुम... अरे छोड़िए जनाब, हम आपके नहीं आपकी कलम और उसकी तहरीर से प्यार करते हैं। अच्छा, आप जितनी बेबाकी, सच्चाई और सदाकत से लिखते हैं उसका उतना ही लुत्फ हमारे दिल की गहराइयों में उतर जाता है। शायद हुमा आ गई। अरे तुम कहाँ चली? अपने चैम्बर में। और हाँ देखिए, हुमा को ये मत बताइएगा कि मैं 2 घंटे से आपके साथ गप्पे लगा रही हूँ। क्यों? कहीं वो ये ना समझ बैठे कि मैं आप पर डोरे डाल रही हूँ। देखो, टेलीफोन का ख्याल रखना और टेलीप्रिंटर पर भी नजर डालती रहना, कोई भी चौंका देने वाली न्यूज आ सकती है। आप बेफिक्र रहिए, पहले मुझे प्रिंटिंग प्रेस में इवनिंग एडिशन का ये एडिटोरियल भिजवाना है। ओफो, मैं पूछता हूँ हुमा, आखिर तुम इस बात से इतनी मायूस क्यों हो गई? मैं कहता हूँ खुद को संभालो हुमा, नहीं तो ये ब्लड प्रेशर तुम्हें ले ही बैठेगा। अच्छा है, अब मैं खुद अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ। हुमा, तुम्हारा मतलब है तुम्हारे बाद मैं चैन से जी लूंगा? नासिर, मुझे लग रहा है पापा और तुम लोगों की लड़ाई में मैं पिस जाऊंगी। नहीं, तुमसे पहले तो इस लड़ाई में बेगुनाह गरीब लोग पिसेंगे। क्या मुसीबत है? जानती हो अभी कुछ देर पहले क्या हुआ था? क्या हुआ?
इरफान सेठ और बलराज आतुर के मिल मजदूरों के बीच तसादुम। ये झगड़ा तो पिछले कई दिनों से चल रहा है। जानती हो किसने भड़काई है ये आग? किसने भड़काई है? तुम्हारे पापा के नए अखबार चिंगारी के पहले ही एडिटोरियल ने। मेरी समझ में कुछ नहीं आता। लगता है ये आग मुझे ही जला कर रहेगी। तुम्हारे पापा और उनके साथियों की लगाई हुई ये आग अभी और भड़केगी हुमा, क्योंकि आज की चिंगारी में तुम्हारे पापा का एडिटोरियल इंतहाई जहरीला और खतरनाक है। गजब हो गया नासिर साहब। क्या हुआ? नागपाड़ा की मजदूर बस्ती के झगड़े ने बड़ा खतरनाक मोड़ ले लिया है। अब वहां जमकर फसाद हो रहा है। ओह, किसी के मरने की इत्तला तो नहीं है ना? अब तक 3 आदमी की जानें जा चुकी हैं। मैं जानता था ये चिंगारी यहाँ ऐसी ही आग भड़काएगी। और कोई खबर फर्रो? मेयर के इंतखाब की अभी तक कोई इत्तला नहीं। मुमकिन है शाम तक आ जाए। अच्छा। वैसे आज की चिंगारी के एक कॉलम में हयात साहब को इस फसाद का जिम्मेदार ठहराया गया है। देखो फर्रो, तुम फौरन मेरा वो एडिटोरियल छपने से रोक दो जो मैंने अभी तुम्हें जहांगीर के इवनिंग एडिशन के लिए डिक्टेट कराया था। और उसकी जगह वो एडिटोरियल तुम फौरन प्रेस भेज दो जो मैंने कल मॉर्निंग एडिशन के लिए भेजा है। लेकिन इससे क्या होगा? इस एडिटोरियल से शाम तक वो तमाम चेहरे जनता को साफ नजर आ जाएंगे जो इस फिसाद की साजिश को परवान चढ़ा रहे हैं। ऑल राइट सर, मैं अभी प्रेस इंचार्ज को टेलीफोन करती हूँ और ये सुबह का एडिटोरियल रहमत के हाथ प्रेस भिजवा देती हूँ। लड़ाई शुरू हो चुकी है। दुश्मनी रंग ला रही है। बागे खुलकर सामने आ गए हैं। लगता है अब वो ही सब कुछ होने वाला है जो जहांगीर अहद में हूर बानो के साथ हुआ था। खुद को संभालो हुमा, ये तुम्हें क्या हो रहा है? हुमा नहीं, मेरा नाम हूर बानो है। ओफो, तुम फिर अपनी उन्हीं छोटी सच्ची कहानियों के किरदारों से उलझने लगी। नहीं हुमा नहीं, ये सब तुम्हारा वहम है। हम सब उसी दास्तान के किरदार बनते जा रहे हैं शानी। जहांगीर दौर के एक मनसबदार नवाजिश अली की बेटी हूर बानो, जिसके बाप के ओहदे को तुमने शाही हुक्म से हासिल करके मेरे बाबा और मेरे मंगेतर शेरबाज को जहांगीर के खिलाफ भड़काया था। और हूर बानो भी मौत मारी गई थी। लगता है तुम अपनी उसी नीम तारीखी कहानी की बात कर रही हो जो महज एक दास्तान है। वो दास्तान नहीं, हकीकत थी। और अब हम जहांगीरी अहद की उसी कहानी के किरदारों के रूप में फिर जिंदा हो गए हैं। और मेरा फिर वही हूर बानो का सा अंजाम होने वाला है। हुमा, ये तुम इस तरह मायूस होकर बौखलाई से आसमान की तरफ क्या देख रही हो? वही जो कुछ कल मेरे साथ हुआ था। क्या हुआ था कल? फर्ज और मोहब्बत के बीच जद्दोजहद। मैं तारीख के झरोखों से देख रही हूँ तुम्हें जहांगीर ने मेरे बाबा नवाजिश अली के ओहदे पर काम करने के लिए आगरे से बंगाल की सरजमीन लखनौती भेजा है। मैं तुम्हें पहली नजर में देखते ही अपना सब कुछ हार गई हूँ। मेरे बाबा तुम्हें तुम्हारी दुश्मनी की आग में जलते हुए खा जाने वाली नजरों से देख रहे हैं। मेरा मंगेतर शेरबाज तुम्हारा जानी दुश्मन है और मैं इन सब से छुपकर तुमसे प्यार कर रही हूँ। तुम्हारे साथ आंख में जानी खेल रही हूँ। हाय अल्लाह, ये तो इधर ही आ रहे हैं। सुनिए, मैंने कहा सुनिए हूर बानो। अरे इन्होंने तो दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजा खोलिए, मैं कहता हूँ दरवाजा खोलिए। नहीं, हम दरवाजा हरगिज नहीं खोलेंगे। हमारी मुलाजमा फत्ते आपके पास आ रही है। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? खुदा के लिए शोर तो मत कीजिए, नौबत सुन लेगा। देखो फत्ते, अपनी आकाजादी से कहो कि रोज छुप कर चोरों की तरह हमारे कमरे में क्यों आ जाती हैं? रोज आती है? जी हाँ, रोज आती हैं और हमें सूरत दिखाए बिना भाग खड़ी होती हैं। फत्ते, इनसे कहो हम चोर नहीं हैं। जी नहीं, आप चोर हैं। ये क्या बदतमीजी है? फत्ते, इनसे पूछो हमने इनका क्या चुराया है।
آپ نے ہمارا دل چرایا ہے۔ ہائے اللہ! ہائے اللہ کیا؟ ہم جب سے یہاں آئے ہیں آپ ہمارے ساتھ آنکھ مچھونی کھیل رہی ہیں۔ تم چپ کیوں ہو فتح؟ ان سے کہتے کیوں نہیں کہ ہم مردوں کے ساتھ نہیں اپنی سہیلیوں کے ساتھ آنکھ مچونی کھیلتے ہیں؟ اچھا جناب، اب آپ چلائیے مت اور یہ بالی مجھے دیجیے۔ جی نہیں، ہم یہ بالی اسی کو دیں گے جس کی یہ ہے۔ یہ بالی میری ہے۔ جھوٹ مت بولو فتح، تمہارے دونوں کانوں میں بالیاں موجود ہیں۔ اگر یہ بالی میری نہیں تو پھر کس کی ہے؟ تمہاری آقازادی حور بانو کی، جو ہمیں یہاں اپنے کمرے سے ملی ہے۔ ان سے کہہ دو فتح، اب ہم ان کے کمرے میں کبھی نہیں آئیں گے۔ یہ ہماری بالی ہمیں لوٹا دیں، بھاگتے ہوئے گر گئی تھی۔ اب تو یہ بالی ایک ہی شرط پر واپس کی جا سکتی ہے۔ کیسی شرط؟ پہلے حور بانو سے یہ پوچھو فتح کہ کیا انہیں شرط منظور ہے۔ ان سے پوچھو فتح، یہ کیا چاہتے ہیں؟ دیکھو فتح، ہم یہ بالی اسی کان میں خود پہنائیں گے جس کان سے یہ بالی گری ہے۔ اوہ اللہ! فتح، ان سے کہو یہ بالی جہاں گری تھی وہیں ڈال کر باہر چلے جائیں، ہم اندر آ کر اٹھا لیں گے۔ ہم نے کہا نا، ہم یہ بالی خود اسی کان میں پہنائیں گے جس کان سے گری ہے، ورنہ ہم یہ بالی ہرگز واپس نہیں دیں گے۔ اوہ فتح، انہیں سمجھا دو کہ بابا جان آ گئے تو ہمیں جان سے مار ڈالیں گے۔ دیکھیے، مذاق چھوڑیے، اگر مالک آ گئے تو آپ کی اس حرکت کو دیکھ کر آپ کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ہم کچھ نہیں جانتے، ہم نے اپنی شرط دہرا دی ہے۔ حور بانو سے کہیے اپنا کان باہر نکالیں۔ اوفو، آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ مالک بہت ظالم ہیں، اس طرح آپ کی جان بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ ارے ہم تو خود ہی اپنی جان ہتھیلی پر لے کر آئے ہیں۔ جس کان کی امانت ہے یہ بالی اسی کان میں پہنائی جائے گی۔ آپ بڑے ٹھیک ہیں۔ اب آپ کچھ بھی سمجھ لیجئے۔ اچھا، آپ ذرا ایک طرف تو ہٹیے اور مجھے اس طرف جا کر حور بانو سے بات کرنی تھی۔ ہاں، یہ ہوئی نا کچھ بات۔ یہ لیجئے، ہٹ گئے ایک طرف۔ حور بانو، آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ آپ جائیے نا۔ اوہ ماں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو جانا پڑے گا۔ ہم ایسے نہیں جائیں گے۔ میں سب چیز کر لیتی ہوں۔ اب آپ یہاں کھڑے ہو کر اپنا ہاتھ بڑھائیے۔ حور بانو اپنا کان دروازے کے باہر نکال رہی ہیں۔ اچھا، میں وہاں باہر کھڑی ہو کر پہرا دیتی ہوں اور پہنائیے بالی۔ آگے بڑھیے۔ لیجیے، آپ جلدی سے ہمارے اس کان میں بالی پہنا دیجیے۔ یہ کیا؟ آپ نے تو اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ہی ڈھانپ رکھا ہے۔ ہم اپنے چہرے سے اپنے ہاتھ ہرگز نہیں ہٹائیں گے۔ آپ ہمارے کان میں ہماری بالی پہنائیے نا، ہمارا کان کھلا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، مت ہٹائیے ہاتھ اپنے چہرے سے۔ ہم اپنے اس خنجر سے یہیں اپنا کام تمام کیے لیتے ہیں اور آپ کو دیکھنے کی حسرت لیے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ہائے اللہ! یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیا؟ آپ نے ہمارا ہاتھ تھام لیا۔ خدا کے لیے خنجر پھینک دیجیے، پھینک دیجیے خنجر۔ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو ہم کہیں کے نہ رہیں گے۔ سبحان اللہ، اتنا روشن، دلکش اور اتنا خوبصورت چہرہ، یہ سراپا، یہ حسن اور یہ حجاب، لگتا ہے زمین پر چاند اتر آیا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ آپ اتنے دیوانے ہیں۔ آپ کی محبت اور آپ کے اس بے پناہ حسن نے ہمارے ہوش اڑا دیے ہیں۔ آپ جلدی کیجیے اور خدا را ہمیں اپنی بالی پہنا دیجیے۔ حور بانو، نوبت آ رہے ہیں۔ ہائے نا، لگتا ہے آپ دونوں ہی دیوانے ہو گئے ہیں۔ نوبت ادھر ہی آ رہا ہے۔ حور بانو، بھاگیے اور یہ بالی آپ مجھے دیجیے۔ چلیے نا۔ منصبدار جی، منصبدار جی! ہاں؟ ارے آپ یہاں گمسم کھڑے ہیں، منہ سے کچھ تو بولیے جناب۔ آپ ہوش میں تو ہیں یا بھوک کے مارے؟ وہ بالی؟ کیسی بالی؟ وہ میرا مطلب ہے کہ اوہ، لگتا ہے آپ کسی بالی عمر کے سپنے میں کھو گئے ہیں جناب۔ نہیں، وہ میرا مطلب ہے کہ ہاں، بولو کیا بات ہے؟ کیسے آئے تم یہاں پر؟ بات یہ ہے کہ کھانا بہت دیر سے تیار ہے اور آپ نے ابھی تک یہ نہ تو کپڑے بدلے، نہ پٹکا کھولا
और न अपनी कमर से ये तलवार खोली। अरे हाँ, अच्छा तुम चलो, मैं अभी कपड़े बदल कर आता हूँ। जल्दी आइए, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। अच्छी बात है। हाय अल्लाह। जी, हम हैं, घबराइए मत। हम तो डर ही गए थे। क्यों, इस पे डरने की क्या बात है? आप जो इतनी रात गए, अचानक इस तरह से हमारे कमरे में आ गए। लेकिन हम तो आपके बुलाने पर ही यहाँ आए हैं। आखिर दूर दूर से कब तक खतों के जरिए बातें करते रहते हैं। क्या कहा? हमने आपको बुलाया है? बिल्कुल, हमें तो फत्ते ने कहा था कि आपकी अम्मी जान रात में ज्यादा अफीम खाकर सुबह तक बेखबर सोती हैं और आपके बाबा लखनऊती से बाहर हैं, इसलिए हम। आने दीजिए बाबा को, हम फत्ते के टुकड़े टुकड़े करा देंगे। अच्छा, और हमारे कितने टुकड़े कराइएगा? आपने हमें छू लिया। आपको छूकर तो हम उसी दिन से बुरी तरह चल रहे हैं जिस दिन हमने आपको पहली बार छुआ था। और आज हमें छूकर आप कब तक चलिएगा? अगर आपको हम पर रहम ना आया तो अब हम जिंदगी भर चलेंगे। इसका मतलब है आप हमें भी जिंदगी भर चलाएंगे? आप चाहें तो हमें हिज्र के इस दहकते हुए अलाव से निजात मिल सकती है। वो कैसे? आप हमेशा के लिए हमारी हो जाइए। मगर हम तो बचपन से अपने चचाजाद भाई शेरबाज से मंसूब हैं। असल चीज तो निकाह है हूर बानो, और वो हम आपसे करना चाहते हैं। ये भला कैसे मुमकिन हो सकता है? आप चाहें तो सब कुछ हो सकता है। यूं तो शेरबाज को हम खुद भी पसंद नहीं करते, और हमें। आपने तो हम पर ना जाने कैसा जादू कर दिया है। कुर्बानो, खुदारा हमें इस तरह बेबस मत कीजिए कि हमारा अपने आप पर बिल्कुल ही इख्तियार न रहे। आपकी मोहब्बत ने हमें दीवाना कर दिया है। कहिए कि आप हमेशा हमेशा के लिए हमारी हैं। हाय अल्लाह, ये तो सुबह हो गई। नहीं, जब तक आप हमारी बात का जवाब नहीं देंगे हम आपको जाने नहीं देंगे। शायद कुछ सवार आगरे से किले की तरफ आ रहे हैं। खुदारा, आप फौरन यहाँ से चले जाइए, आपका हमारी कसम, नहीं तो हम चले जाते हैं। हूर बानो। अभी आपने सुना अकेला गुलमोहर नाटक का पहला भाग। लेखक और प्रस्तुतकर्ता थे मुमताज शकीब। आकाशवाणी के जयपुर केंद्र की ये प्रस्तुति अभी आप सुन रहे थे। आपको याद दिला दें, कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे इसी नाटक का दूसरा और अंतिम भाग। आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।